मेरी इनिशियल स्कूलिंग यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। मेरा और भाइयों का बचपन जो है बहुत ही गरीबी में गुजरा है और हमारे परिवार में जो फादर हैं वही एक सोल अर्नर थे फैमिली के। लेकिन क्योंकि वो एक टैक्सी चालक थे तो कमाई उतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि जिससे घर का भी ख़र्च जो है वो चल जाए और हम अच्छी तालीम भी उससे हासिल की जाए। हमारी जो अम्मी हैं उनको पढ़ाई का बहुत शौक़ रहा। वो आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन फैमिली कंपल्जन की वजह से एक यंग उम्र में उनकी शादी होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। 10th तक की हमारी भाइयों की जो पढ़ाई हुई है वो घर ही में हुई है। अम्मी ने ही हमको पढ़ाया है, कोई किसी तरह की प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन्स नहीं ली है हमने, और उसके लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मेरा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस रहा है हमेशा से बिलो एवरेज या एवरेज ही रहा है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था वो उसी दौरान मैं एक जॉब भी कर रहा था। मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था। इस बैकग्राउंड से आने के बावजूद, उर्दू मीडियम से होने के बावजूद, एक गरीब परिवार से आने के बावजूद मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे हमदर्द स्टडी सर्कल का फॉर्म भरना है, तब मैंने अपने फाइनेंसेस देखे तो मेरे पास सफिशिएंट पैसे, इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली आ सकूं। मैं एक ट्रेन के जनरल डिब्बे का टिकट काट कर मैं उसमें चढ़ा और रात भर मैं जो है ट्रेन में खड़े रहकर जो है यहाँ दिल्ली तक का मैंने सफ़र तय किया और यहाँ पर आकर मैंने हमदर्द स्टडी सर्कल का फॉर्म भरा। दिल्ली आने से पहले मेरे सामने कई बड़े सवाल थे। एक सवाल उनमें से ये था कि दिल्ली का जो ख़र्चा है, यहाँ पर रहकर जो तैयारी करने का ख़र्चा है, क्या मैं उसको बियर कर पाऊँगा। और इसी सवाल के चलते मैं किसी प्राइवेट कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग के जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी होते हैं और उस वक्त मेरे फाइनेंशियल हालात इस तरह के नहीं थे कि मैं किसी तरह की प्राइवेट कोचिंग कर सकूं। 2010 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। उसके बाद में मैं 2011 का भी अटेम्प्ट मैंने दिया। दोनों साल मुझे अनफॉर्चुनेटली कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस दौरान जब भी यूपीएससी का हर साल रिज़ल्ट आता था और मेरे दोस्तों का चयन होता था तो हमेशा से वो जो वीक होता था, वो जो हफ्ता होता था, मेरे ऊपर बहुत ही भारी गुजरता था। आप लाइफ में रिस्क लेना ज़रूर सीखें, लेकिन रिस्क बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए और ब्लंडरस नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अज़हर है। मैं यवतमाल महाराष्ट्र से रहने वाला हूं और यूपीएससी 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में मुझे ऑल इंडिया 315वीं रैंक प्राप्त हुई है और मुझे आईएएस सर्विस एलोकेट हुई है। आज डीकेटी के माध्यम से मैं आपको अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में, अपने बचपन के बारे में और अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी इनिशियल स्कूलिंग यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। मैंने 7th तक की अपनी पढ़ाई जो है उर्दू माध्यम से पूरी की है। उसके बाद 10th मैंने सेमी इंग्लिश मीडियम से किया। 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पास किया और मेरा ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स में हुआ है। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई जो है पूरी नहीं कर सका और शुरू से जो है मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को अपने लिए एज अ करियर चुना। मेरी फैमिली में माता पिता के अलावा हम 4 भाई हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। 3 मेरे छोटे भाई हैं और सभी ने अपनी पढ़ाई जो है यवतमाल से ही कंप्लीट की है। हम चारों भाइयों की जो पढ़ाई हुई है वो सरकारी स्कूलों से हुई और मेरे पिता जो है उन्होंने अपनी इकोनॉमिक लाइफ की जो शुरुआत की थी वो एक टैक्सी ड्राइवर की हैसियत से की थी। मेरी मम्मी जो है वो एक हाउस मेकर है। पिताजी मेरे जो है नॉन मैट्रिकुलेट हैं, 9th पास किए हुए हैं और मम्मी मेरी मैट्रिक पास है। लेकिन शुरू से ही हमारी जो अम्मी हैं उनको पढ़ाई का बहुत शौक़ रहा। वो आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन फैमिली कंपल्जन की वजह से एक यंग उम्र में उनकी शादी होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और अपना जो हायर एजुकेशन जो अपने लिए वो चाहती थी वो उन्होंने अपने बच्चों के ज़रिए हमको एजुकेट करके उस ख्वाब को रियलाइज़ करना चाहा और उन्होंने हमारी शुरुआती तालीम पर, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। वही हमको पढ़ाती थी। हमारा ट्यूशन और हमारा होमवर्क, सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं के ज़रिए होता था। हमारी सारे भाइयों की जो पढ़ाई है वो 10th तक घर ही में हुई है और किसी भी तरह की कोई प्राइवेट कोचिंग 10th तक एटलीस्ट हम लोगों ने नहीं ली है। मेरा और भाइयों का बचपन जो है बहुत ही गरीबी में गुजरा है और हमारे परिवार में जो फादर हैं वही एक सोल अर्नर थे फैमिली के।
लेकिन क्योंकि वो एक टैक्सी चालक थे तो कमाई उतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि जिससे घर का भी खर्च जो है वो चल जाए और हम अच्छी तालीम भी उससे हासिल की जाए। तो इसीलिए हम सारे भाइयों की जो पढ़ाई हुई है वो ज़िला परिषद और सरकारी स्कूलों से हुई हैं और इसी के चलते फाइनेंशियल दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा पेश आती थी। जब मैं छोटा था और स्कूल जाया करता था तो मेरा घर स्कूल से जो है तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और वहाँ से जाने के लिए जो ऑटो या टांगा वगैरह जो चलता था उसको उसके उसके लिए मेरे फैमिली के पास में पैसे नहीं थे कि उसका खर्च बेयर कर सके। तो मैं हाईवे पर आकर सड़क पर आकर जो है ट्रक्स को हाथ बताता था और उनसे लिफ्ट लेकर जो है अपना सफ़र स्कूल तक का तय किया करता था। तो ये आज भी मुझे वो चीज़ें बड़ी अच्छे से याद हैं कि मैं किस तरह एक छोटा बच्चा जो है किसी अनजान ट्रक को या किसी व्यक्ति को लिफ्ट लेकर जो है रोक कर जो है लिफ्ट लेकर मैं अपना स्कूल तक का सफ़र तय करता था। जी, जैसा कि मैंने बताया मेरे फ़ादर जो है वो एक नॉन मैट्रिकुलेट हैं और अम्मी जो है हमारी 10th पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनको बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था। फैमिली कंपल्जन की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और काफ़ी यंग एज में 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। लेकिन हायर एजुकेशन का जो ख्वाब वो अपने लिए देखती थी, वो अपने बच्चों के थ्रू रियलाइज़ करना चाहती थी और उन्होंने हम पर बहुत मेहनत की। मतलब 10th तक की हमारी भाइयों की जो पढ़ाई हुई है वो घर ही में हुई हैं। अम्मी ने ही हमको पढ़ाया है, कोई किसी तरह की प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन्स नहीं ली है हमने और उसके लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होने के चलते। तो अम्मी ने ही जो है शुरुआती दौर से हम पर मेहनत की। सिविल सर्विसेज का जो मेरा ख्वाब था वो 12th में एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स स्ट्रीम में रैंक आई और बहुत सारे फेलिसिटेशन फंक्शन मेरे हुए, जिनमें एक फेलिसिटेशन फंक्शन उस वक्त के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस अब्दुल रहमान साहब ने किया और पहली बार मैंने किसी सिविल सर्वेंट को, किसी आईपीएस को रूबरू देखा। उनकी वर्दी, उनके काम करने के तरीके से मैं बहुत मुतासिर हुआ और मेरे अंदर भी एक जज्बा जागा कि मुझे भी आईएएस आईपीएस बनना है और इन्हीं की तरह एक ऑफ़िसर बनना है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई आईपीएस अब्दुल रहमान साहब से तो उन्होंने विस्तार से मुझे बताया कि ये सिविल सर्विसेज क्या होती है, इसकी तैयारी कैसे होती है, कहाँ से तैयारी की जाती है। उसी वक्त मैंने ये ठान लिया कि मुझे आगे जाकर ग्रेजुएशन के बाद में सिविल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन चुनना है। आईपीएस अब्दुल रहमान साहब से मुलाकात मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल मोमेंट था, लेकिन उसके बाद में मुझे डिटेल में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जानकारी जो मिली वो अपने कॉलेज प्रोफेसर से मिली। प्रोफेसर उदय नावलेकर साहब जो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे अपनी तैयारी में बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे गाइड किया और सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ही प्रोवाइड की। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था वो उसी दौरान मैं एक जॉब भी कर रहा था। मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी बड़े होने के नाते ये थी कि मैं फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। मेरे भाइयों का भी एजुकेशन शुरू था जिनको फाइनेंस करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो एक प्राइवेट नौकरी करते हुए पूरी की। तो प्रोफेसर उदय नावलेकर साहब ने मुझे जो है सिविल सेवा परीक्षा के बारे में उस वक्त बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस तरह के और जॉब्स या प्राइवेट टेम्पररी नेचर वाली जो जॉब्स है करके अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे और अपने लिए भी करियर नहीं बना पाओगे, एक अच्छा करियर नहीं बना पाओगे। तो तुमको चाहिए कि कोई सरकारी एग्ज़ाम तुम ट्राई करो जिनमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चंद किताबें ख़रीदनी होती हैं या लाइब्रेरी से भी फ्री में मिल जाती है और उसको पढ़कर तुम जो है डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर्म भरने का ख़र्च भी बहुत कम होता है और किसी भी तरह के बड़े ख़र्चे की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन बात थी। मैंने ये सोचा कि इसमें तो कोई ख़र्चा है नहीं और सरकारी नौकरी भी मुझे मिल जाएगी जिसमें एक सिक्योरिटी भी है। तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की। उस वक्त मरहला ये था कि मैं यूपीएससी के बारे में तो जान ही चुका था कि क्या एग्ज़ाम होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता था तो ये एक बहुत ही बड़ा सपना था मेरे लिए। कई सारे सवाल मेरे मन में थे कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, मेरा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ और सिविल सेवा परीक्षा के बारे में ये राय आम थी कि ये एक बहुत ही एलीट टाइप की एग्ज़ाम है जिसको
अच्छे परिवार से आने वाले व्यक्ति या अच्छे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वही क्लियर कर पाते हैं। तो ये सारे सवाल जो स्वाभाविक है ये मेरे मन में भी थे। लेकिन मेरे लिए सिविल सेवा परीक्षा जब स्टार्ट में मैंने इसको चुना कि मुझे ये एग्ज़ाम देनी है, तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे मुझे चंद पैसे आ जाए और मैं जो है अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। लेकिन धीरे धीरे मेरे जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे इस एग्ज़ाम को लेकर वो बदलने लगे। मेरे प्राचार्य ने मुझसे ये कहकर मुझसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत करवाई थी कि तुम अगर उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जब उनसे ये कहा कि ये एग्ज़ाम तो बड़ा टफ़ होता है, इंडिया में सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, वर्ल्ड में सेकंड टफ़ेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, तो क्या इस बैकग्राउंड से आने के बावजूद, उर्दू मीडियम से होने के बावजूद, एक मध्यम एक गरीब परिवार से आने के बावजूद मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा? तो ये इन सारे सवालों के जवाब में मेरे प्राचार्य ने मुझसे एक ही बात कही कि आप जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको उस लायक बना देगी कि आप कोई भी दूसरा जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत की और मैं 2010 में जो है दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में मैं हमदर्द स्टडी सर्कल एक इदारा है जहां पर माइनॉरिटीज़ और SC ST जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फ्री में सिविल सेवा परीक्षा के लिए ट्रेन किया जाता है, वहां पर मेरा चयन हो गया। दिल्ली आने से पहले मेरे सामने कई बड़े सवाल थे। एक सवाल उनमें से ये था कि दिल्ली का जो ख़र्चा है, यहाँ पर रहकर जो तैयारी करने का ख़र्चा है, क्या मैं उसको बियर कर पाऊँगा? और इसी सवाल के चलते मैं किसी प्राइवेट कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि प्राइवेट कोचिंग के जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी होते हैं और उस वक्त मेरे फाइनेंशियल हालात इस तरह के नहीं थे कि मैं किसी तरह की प्राइवेट कोचिंग कर सकूं। तभी मुझे पता चला कि माइनॉरिटीज़ और SC ST कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली में हमदर्द स्टडी सर्कल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन समुदाय से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, गाइडेंस प्रोग्राम चलाती है। और दिल्ली में आने के लिए तो मैंने उस हमदर्द स्टडी सर्कल का मुझे फॉर्म भरना था। उस वक्त फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, ऑफलाइन होते थे और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे हमदर्द स्टडी सर्कल का फॉर्म भरना है तब मैंने अपने फाइनेंसेस देखे तो मेरे पास सफिशिएंट पैसे, इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली आ सकूं, किसी अच्छे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेकर आ सकूं। तो मैं एक ट्रेन के जनरल डिब्बे का टिकट काट कर मैं उसमें चढ़ा और रात भर मैं जो है ट्रेन में खड़े रहकर जो है यहाँ दिल्ली तक का मैंने सफ़र तय किया और यहाँ पर आकर मैंने हमदर्द स्टडी सर्कल का फॉर्म भरा। 2010 में जब मैं हमदर्द स्टडी सर्कल का फॉर्म भरने यहाँ पर आया और मैंने ऊपर वाले से जो दुआ की कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 2010 में मेरी वो मुराद पूरी हुई और मेरा चयन जो है हमदर्द स्टडी सर्कल में बतौर UPSC एस्पिरेंट हो गया। 2010 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया। उसके बाद में मैं 2011 का भी अटैम्प्ट मैंने दिया। दोनों साल मुझे अनफॉर्चुनेटली कामयाबी हासिल नहीं हुई और ये दोनों साल फाइनेंशियली मुझ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल गुज़रे। इसी दौरान मैंने जो है यहाँ पर प्राइवेट बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा के भी जो है अपने ख़र्चे पूरे किए। लेकिन 2 साल लगातार अटैम्प्ट देने के बावजूद जब मुझे असफलता मिली तो मैंने ये डिसाइड किया कि शायद मुझे जो है इस अपने UPSC के इस सपने को जो है साइड में रखना चाहिए और दूसरा किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए जहाँ पर मुझे जॉब आसानी से मिल सके। और इसीलिए मैंने 2012 में एक ब्रेक लिया और मैंने IBPS का बैंक PO का जो एग्ज़ाम होता है वो दिया। फॉर्चुनेटली मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया और 2012 में कॉरपोरेशन बैंक में मेरा चयन बतौर असिस्टेंट मैनेजर के हो गया। 2012 से लेकर 2018 तक मैं कॉरपोरेशन बैंक में बहुत सारी कैपेसिटीज़ में काम करता रहा जिनमें क्रेडिट मैनेजर और ब्रांच मैनेजर भी शामिल है। 3 साल में लगभग ब्रांच मैनेजर की हैसियत से मैंने कॉरपोरेशन बैंक में अपनी सर्विस दी और 2018 में जब मुझे ये लगा कि अब फाइनेंशियल दिक्कतें जो हैं वो किसी हद तक उनमें सुधार हो चुका है, मेरे भाइयों का एजुकेशन भी जो है हो चुका था, वो ग्रेजुएट्स हो चुके थे, तब मैंने डिसाइड किया कि अब किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल परेशानी या कोई ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर नहीं है तो मुझे दोबारा जो है प्रयत्न करना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकारी बैंकों में काम बहुत ज़्यादा होता है, वक्त नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए। मैंने निकालने की कोशिश की लेकिन वक्त नहीं निकल पा रहा था और इस वजह से मुझे उसको मजबूरन रिज़ाइन करना पड़ा और मैं अपनी सरकारी नौकरी से रिज़ाइन करके दोबारा UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली पहुंचा।
जब मैं दोबारा 2018 में दिल्ली पहुंचा तो मैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में मैंने अपना दाखिला लिया, जो इसी तरह का इंस्टीट्यूशन है जिस तरह हमदर्द स्टडी सर्कल है। यहाँ पर भी माइनॉरिटीज़, SC ST बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया जाता है अपने UPSC एग्ज़ाम के लिए। तो 2018 में मैंने अपना तीसरा अटैम्प्ट दिया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 21 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया, और 2019 में जब मैंने रिपीट किया तो मेरी ऑल इंडिया 315वीं रैंक आई। तो ये मेरा फाइनली चौथा अटैम्प्ट था जिसमें मुझे कामयाबी हासिल हुई है। 2012 में जब मैं मजबूरन अपने सिविल सर्विसेज के करियर को साइड में रख के, उसकी पढ़ाई को साइड में रख के एक कॉरपोरेशन बैंक में मैंने जॉब लिया था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं 2-3 साल नौकरी कर लूँ और कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँ और दोबारा जो है मैं अपनी तैयारी में चला जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं घर के जो हालात थे वो इतने ज़्यादा ख़राब थे कि 2-3 साल में पूरे होना, भाइयों का एजुकेशन होना, वो सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाई, और मुझे काफ़ी वक्त बैंक की नौकरी में लग गया। मैं तकरीबन 7 साल उसमें काम करता रहा। इस दौरान जब भी UPSC का हर साल रिज़ल्ट आता था और मेरे दोस्तों का चयन होता था, तो हमेशा से वो जो वीक होता था, वो जो हफ़्ता होता था, मेरे ऊपर बहुत ही भारी गुज़रता था, और मुझे बार बार ये ख़्याल आता था, एट द बैक ऑफ माइंड ये था कि मुझे UPSC के लिए जाना है, दोबारा अपने करियर, जो मेरा ड्रीम करियर है उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था और मैं बैंक की नौकरी से निकल नहीं पा रहा था। ऐसा भी होता है कि जब आप किसी नौकरी में चले जाते हैं और एक तरह के कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, तो उससे बाहर निकलने में बहुत सी आपको परेशानियां आती हैं। मेरे बहुत सारे जो वेल विशर्स थे, वो कई लोग मुझसे नाराज़ हो गए थे जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं रिज़ाइन करके तैयारी में जाऊंगा। तो मेरे वेल विशर्स इसलिए नाराज़ हो गए थे कि उनको ये लग रहा था कि भाई सरकारी नौकरियां तो इतनी आसानी से मिलती नहीं हैं, और तुम जो है ब्रांच मैनेजर हो, अच्छी पोजीशन पे हो, तुम्हारे करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी बैंकिंग में बहुत अच्छे हैं, फिर भी तुम जो है एक नौकरी को रिज़ाइन करके एक ऐसे परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाना चाहते हो जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कई लोगों ने गाइड भी किया कि भाई तुमको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज़ का एहसास हमेशा से ये होता रहता था कि जब तक मेरे पास एज है और अटेम्प्ट्स है, अगर मैंने इसको ट्राई नहीं किया, जो मेरा ड्रीम है, अगर मैंने उसको परसू करने की कोशिश नहीं की, तो मुझे ज़िंदगी भर मलाल रहेगा कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। और मैं ये सोचता था कि अगर मैं ट्राई कर लूँ, अपना 100% दे दूँ, और उसके बावजूद अगर किसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं भी हो पाए, तो मुझे एटलीस्ट ये इत्मीनान रहेगा, ये सुकून रहेगा कि मैंने अपना 100% दिया। तो उसी वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो, मुझे जो है एटलीस्ट प्रयत्न करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले की तरफ सौंप देना चाहिए। तो इसी स्पिरिट के साथ में 2018 में आई फाइनली बर्नट माई बोट्स, और वापस जाने का या वापसी का ख्याल जो है उसको वहीं पर छोड़कर मैं फुल फ्लेजली तैयारी में 2018 में दोबारा वापस आया। बैंक की नौकरी छोड़ने के मेरे इस डिसीज़न से बहुत लोग नाराज़ भी हुए थे, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें एक तरह की नाराज़गी भी थी। लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। मैंने उन्हें यही समझाया कि अगर मैं ट्राई भी ना करूं, अगर मैं अटेम्प्ट भी ना करूं, ज़रूर इसके अंदर में एक रिस्क था, और लाइफ में कभी-कभी आपको कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए बड़े-बड़े रिस्क भी लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं अपने DKT के माध्यम से अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लाइफ में रिस्क लेना ज़रूर सीखें, लेकिन रिस्क बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए और ब्लंडरस नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसी तरह का एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मैंने ये सोचा कि अभी मेरे पास अटेम्प्ट्स है, एज है, और अगर अभी मैं ट्राई नहीं करता हूँ तो उसके बाद जब मेरी अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाएंगे या एज ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद तो मैं जो करियर में रहूँगा, जो करियर मैं अपने लिए चुनूँगा, तो ज़िंदगी भर मुझे वही करना है। तो एटलीस्ट जब तक एज है, जब तक अटेम्प्ट्स है, तो मुझे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। यही बात मैंने अपने चाहने वालों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को समझाई, और उसके बाद उन्होंने मेरे इस डिसीज़न को सपोर्ट किया, खुले दिल से सपोर्ट किया। मेरे जैसे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से लाखों की तादाद में हर साल एस्पिरेंट्स आते हैं अपने UPSC के ख्वाब को लेकर दिल्ली जैसे शहर में, और बहुत सारे उनके दिमाग में मिसकंसेप्शंस होते हैं कि दिल्ली ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां जाकर पढ़ाई की जा सकती है, या यूँ कहिए कि प्राइवेट कोचिंग लेकर ही कोई UPSC निकाल सकता है, उसके बगैर ये निकालना, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना नामुमकिन है। तो मैं DKT के माध्यम से अपने व्यूवर्स को और ख़ास करके UPSC एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूँगा
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस हमारी कंट्री में हुआ है, आजकल हर किसी के पास एक स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सभी शहरों में। और इस एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो जो ऑनलाइन कंटेंट है, उसकी भरमार है। तो आप कहीं पर भी रहकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको गाइड करने में, आपको एक दिशा देने में बड़े कारगर साबित होते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी हैसियत नहीं होती हैं, जो मेरे जैसे होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा बेयर नहीं कर पाते हैं, उनको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली पढ़ना तो आपको है। आपको अगर ये पता चल जाए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बताते हैं, पैसे लेकर बताते हैं, तो वो आप कहीं और से भी पता कर सकते हैं। जैसे डीकेटी एक ऐसा माध्यम है जो नए अभ्यर्थी है, नए एस्पिरेंट्स है, उनको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है तैयारी से रिलेटेड। उसी तरह कई और यूट्यूब के चैनल्स हैं, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़े मिथ्स हैं कि आपको दिल्ली में आकर ही तैयारी करनी पड़ेगी तब आप क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम, या फिर किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। जहाँ तक प्राइवेट कोचिंग का सवाल है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह की कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं ली है। मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैंने खुद से एग्ज़ाम की तैयारी की है। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे नौकरी छोड़कर तैयारी करनी है, तो उस वक्त मुझे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर मैं इस सरकारी नौकरी को छोड़ दूं, और जैसा कि मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का कहना था कि आप जो है एक सिक्योर्ड जॉब छोड़कर जो है एक अनसर्टेन एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, जहाँ पर आपको पता नहीं है, जहाँ पे सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है, जहाँ पे सक्सेस रेशियो काफ़ी कम है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क तो ज़रूर था। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या मुझे जॉब के साथ तैयारी करनी चाहिए या फिर मुझे जॉब छोड़कर तैयारी करनी चाहिए। जॉब के साथ तैयारी में अपने फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि आप एक तरह का सिक्योरिटी का आपके अंदर सेंस होता है, आप ये महसूस करते हैं कि मेरे पास एक ऑलरेडी जॉब है, तो मैं अपना 100% देता हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो भी मेरे पास में एक जॉब है, तो आप सिक्योर रहते हो। ये आपका उसका एक फ़ायदा है। आप में किसी तरह की एंजाइटी नहीं होती, आप में किसी तरह की अपने करियर को लेकर चिंता नहीं होती है। आप ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए ट्राई करता हूँ, और अगर नहीं भी कर पाया तो मेरे पास प्लान बी जो है वो रेडी है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है कि आप कई बार ये होता है कि जब आपके पास में जॉब होती है तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। आप जो है हाफ हार्टेडली नई चीज़ों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है वो आपको खींचती है, वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करती है। क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी में ऐसे कई सारे मोमेंट्स आते हैं जो कि बहुत ही डीमोटिवेटिंग होते हैं, और आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, या फिर आप इसके लिए बने नहीं हैं। तो ऐसे वक्त में अगर इस तरह का जॉब आपके पास में ऑलरेडी है, तो वो आपको ज़रूर अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसकी ये डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह काम करता है। डिसीज़न आपको लेना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो जॉब में रहते हुए भी तैयारी करते हैं, और हर साल एग्ज़ाम न सिर्फ तैयारी करते हैं बल्कि पास भी होते हैं, क्लियर भी करते हैं इस एग्ज़ाम को। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपने जॉब को छोड़कर फुल फ्लेजली तैयारी भी करते हैं और हर साल अपनी जगह बना पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बैंकिंग का जो पूरा माहौल होता है, और मैं क्योंकि ब्रांच मैनेजर था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सरकारी बैंकों में, ख़ास करके बहुत ज़्यादा काम है, और ऑफिसर कैडर के अंदर में टाइमिंग्स फिक्स नहीं है। मतलब आपको सुबह में तो 9-10 बजे जाना है जब ब्रांच खुलती है, शाम में घर आने का कोई वक्त नहीं होता, कभी 8 बज जाते हैं, कभी 9 बज जाते हैं। तो मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। मेरा कहना ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी एग्जिस्टिंग जॉब्स को छोड़ के ही तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो वक्त निकाल लेते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए भी। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरा जो नेचर ऑफ जॉब था उसमें बिल्कुल भी मुझे वक्त नहीं निकल पा रहा था अपनी पढ़ाई को परसू करने के लिए। इस वजह से मुझे मजबूरन उसको रिज़ाइन करना पड़ा। इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी था कि मेरे दिमाग में ये सवाल आया, जो कि बहुत ही नेचुरल है, कि मैंने नौकरी तो छोड़ दी है और अगर मेरा यूपीएससी में चयन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मैं अगर दिमाग में इस तरह की थॉट्स लाता तो शायद ये जो प्रोसेस रहा है, जो कि बहुत
ये प्रोसेस और भी क्रिटिकल हो जाता और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता, जो मेरी तैयारी का जो 2 साल का प्रोसेस रहा है। इसलिए मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर नहीं होता है तो क्या होगा। मुझे जावेद अख्तर साहब का शेर बड़ा इंस्पायरिंग लगता था, तो जब भी मेरे दिमाग में इस तरह का सवाल आता था तो मैं जावेद अख्तर साहब का ये शेर अपने लिए दोहरा देता था कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। तो बस इसी स्पिरिट से मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की है और फ्यूचर की चिंता किए बगैर मैंने अपना 100% देने की कोशिश की और मैंने अपना 100% दिया भी और उसके नतीजे भी जो है मेरे लिए पॉजिटिव आए। मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, यवतमाल, जिसका नाम है, जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र के ईस्टर्न साइड में जो विदर्भ का रीजन है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है यवतमाल। सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे यवतमाल जो है बहुत ही लो परफॉर्मर रहा है, बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है और आप सभी किसान आत्महत्या से परिचित होंगे। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या होती है वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से ही होती है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये एक बहुत ही बैकवर्ड टाइप का, रूरल टाइप का रीजन है जहाँ से मैं आता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्कूलिंग फैसिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इसी तरह के बैकग्राउंड से आती है और यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली या फिर कहीं और जो बड़े शहर है वहाँ पर एस्पिरेंट्स आते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर साल यूपीएससी एग्ज़ाम के जब नतीजे आते हैं, जब रिज़ल्ट आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ आपको मिल जाएगी जो मेरी तरह है या मुझसे भी जो और भी कठिन परिस्थितियों से कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके इरादे बुलंद हैं, अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, आप अपने अप्रोच में कंसिस्टेंट है और अगर परसिवरेंस की क्वालिटी आपके अंदर है, तो बाकी सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है या आप गरीब हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अगर आप में टैलेंट है, आप में हार्ड वर्क करने की क्षमता है और परसीवरेंस जैसी क्वालिटी अगर आपके अंदर में है, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये एक ख़याल होता है कि इस एग्ज़ाम को जो है पास करने वाले लोग बड़े ही सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। ये भी एक तरह का मिथ है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी स्कूलिंग के दौरान बड़ा ही एवरेज कैंडिडेट हुआ करता था। यूँ कहिए कि जो लास्ट बेंचेस होते हैं उनमें से मैं था और मेरा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस रहा है हमेशा से बिलो एवरेज या एवरेज ही रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत आपको सुपर इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट एट ऑल अ क्वालिफिकेशन फॉर दिस एग्ज़ाम, बट द हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस आर। तो आप में ये 3-4 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप एकेडमिकली एवरेज भी रहे हैं और अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, आप अपना 100% देने के लिए रेडी है, तो आप यकीनन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि इस तैयारी के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जहां पर आपको ये लगेगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं या फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं। ये हर एस्पिरेंट के साथ में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसकी तैयारी का जो ड्यूरेशन है कई बार कई केसेस में, कई कैंडिडेट्स के केसेस में काफ़ी लंबा हो जाता है। लोगों को 3, 4, 5 अटैम्प्ट्स लग जाते हैं। तो इतने लंबे समय तक के अपने आप को मोटिवेटेड रखना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इस दिशा में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आपको लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, रखने के लिए इंटरनल मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ही टेम्पररी होता है और अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तो वो चीज़ परमानेंट होती है। आप बार बार वो चीज़ परमानेंट होती है। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो आपका है उसको परसू कर सकते हैं। आप स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप फिज़िकल एक्सरसाइजेज जैसे जिम हो गई या एथलेटिक्स के जो इवेंट्स हैं, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है। आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं।
तो इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है अपने आप को मोटिवेटेड रखने का। मेडिटेशन से आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपका अटेंशन लेवल बढ़ जाता है, जो कि आपको तैयारी में बहुत हेल्प करता है। तो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है कई केसेस में। तो अपने आप को डेली बेसिस पे मोटिवेट रखने के लिए आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है करनी चाहिए। मैं डीकेटी के माध्यम से आप सभी को, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को बेस्ट लक विश करना चाहूँगा, और डीकेटी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी कहानी अपनी ज़बानी या अपने ज़बान से अपनी कहानी बयान कर सकूं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुज़ार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।